नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। हिंदी के जितने अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन से अनुच्छेद में कौन से मतलब हमारे जो भाषा है उसके विकास से संबंधित कुछ अनुच्छेद में है। भाषा हमारे कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मतलब संघ की राजभाषा बनी है। ये सब बातें आज हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। जिस भाषा में शासक या शासन का कामकाज होता है उसे क्या कहते हैं हम? राजभाषा। हमारे राजकाज की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। और दूसरी भाषा क्या है? अंग्रेजी। अशोक के समय में राजभाषा क्या थी? अशोक के समय में जो राजभाषा थी वो थी पाली। राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य प्राप्त पुरालेखों से पता चलता है कि उस समय वहां हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। मुसलमान बादशाहों के शासनकाल में मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी को राजभाषा का पद मिला। अगर एग्जाम में पूछे मुगलों की राजभाषा क्या थी तो क्वेश्चन हमेशा टिक लगाना कि फारसी थी, ठीक है। अगर इस तरह से अकॉर्डिंग पूछें तब बताना कि किस तरह से कि किसके काल से किस काल तक अपना हिंदी भाषा रही है, ठीक है। नहीं तो मुगलों की भाषा हमेशा एग्जाम में आई है तो वो क्या? फारसी है। मुगलों के जो गृह मंत्री थे इनके आदेश से राजभाषा फारसी बनी, जो इसमें दे रखा है, ठीक है। अभी तक ऐसे वैसे पूछा नहीं गया, सिर्फ ये पूछा गया कि मुगलों की भाषा कौन सी थी, तो मुगलों की भाषा फारसी थी। मुगलों का समय उस समय भी था जिस टाइम रीतिकाल था, क्योंकि रीतिकाल की जो भाषा थी साहित्यिक भाषा, तो वो हमारी क्या थी? रीतिकाल की साहित्यिक भाषा वो थी ब्रज भाषा, और जो राजकाज की भाषा थी वो क्या? फारसी भाषा थी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। कब तक बनाए रखा? 1833 ईस्वी तक। लॉर्ड मैकाले के प्रयत्न से अंग्रेजी को भारत की राजभाषा का पद मिला। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंग्रेजी को भारत में राजभाषा का पद किसके प्रयत्न से मिला? तो वो है मैकाले के। मैकाले का एक छनई का सिद्धांत भी है। इन्होंने क्योंकि कहा था कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो पढ़ेंगे इंग्लिश और नीचे छोटे लोग उनसे सीखते चले जाएंगे, इस तरह से इन्होंने छनई का सिद्धांत भी दिया था। तब से उच्च स्तर पर अंग्रेजी और निम्न स्तर पर देसी भाषाएं प्रयुक्त होती रही हैं। हिंदी क्षेत्र में उर्दू प्रतिष्ठित रही है। हिंदी क्षेत्र में क्या रहा है? हिंदी की जगह उर्दू प्रतिष्ठित रही है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में हिंदी के माध्यम से कामकाज होता रहा है। उर्दू के स्थान पर हिंदी को कचहरियों में स्थान दिलाने के लिए सबसे पहले भारतेंदु हरिचंद ने पत्र लिखा था। किसने लिखा था सबसे पहले पत्र? भारतेंदु हरिचंद ने, हिंदी को कचहरियों में स्थान दिलाने के लिए। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से 1901 ईस्वी में संयुक्त प्रांत की राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के साथ समान अधिकार मिला। हिंदी को उर्दू के साथ समान अधिकार कब मिला? संयुक्त प्रांत में, ये 1901 में, और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयत्नों से। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? राजभाषा की मान्यता कब मिली? है क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता जो दी गई, कब दी गई? 14 सितंबर 1949 को। संविधान का अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद के कार्य हिंदी
या अंग्रेजी में किए जाएंगे। जो संसद है उसके कार्य किस में किए जाएंगे? अनुच्छेद 120 के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में किए जाएंगे। एक अनुच्छेद और है 210 अनुच्छेद के अनुसार राज्य के विधान मंडलों के कार्य राज्य की राजभाषा में किए जाएंगे या सभापति जो होते हैं राज्य के, उनसे सभापति जो विधान परिषद के सभापति होते हैं उनसे अनुमति लेकर मातृभाषा में भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 210 के अनुसार। आगे देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार यथा स्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद? 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो 343 अनुच्छेद है, ये सारे अनुच्छेद एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इन अनुच्छेदों के बारे में देखना। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक शासकीय प्रयोजनों के लिए, जब अंग्रेजी शुरू संविधान में थी तो उस टाइम इन्होंने कहा था कि केवल 15 वर्ष तक कि अंग्रेजी का क्या प्रयोग 15 वर्ष तक ही बना रहेगा, उसके बाद अंग्रेजी खत्म कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा से संबंधित आयोग और संसदीय समिति का उल्लेख है। जो अनुच्छेद 344 है उसमें राजभाषा से संबंधित है कि राजभाषा आयोग और संसदीय समिति से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। और कब किया गया? 7 जून 1955 को किया गया। और किस अनुच्छेद में है संविधान के? तो वह है अनुच्छेद 344(a) में। राजभाषा आयोग की 76 बैठकें हुई और 930 व्यक्तियों की गवाहियां ली गईं। आयोग ने रिकॉर्ड टाइम में सन 1956 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 444(4) के अनुसार समिति गठित की गई। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 344(4) के अनुसार समिति गठित की गई, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। लोकसभा के कितने सदस्य थे? 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार संसद की समिति में कुल 30 सदस्य होंगे। राजभाषा आयोग के लिए गठित समिति का कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा आयोग, जो राजभाषा आयोग की गठित है समिति, उसका कर्तव्य क्या होगा कि वह राजभाषा आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक हुई थी 15 जुलाई 1955 ईस्वी को। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच समिति की 26 बैठकें हुई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 8 फरवरी 1959 ईस्वी को प्रस्तुत की। कब की? 8 फरवरी 1959 को। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे। कहीं पर खरे भी लिखा आता है, कहीं पर खेर लिखा आता है, तो खेर नहीं है, कंफ्यूजन के लिए खेर लिख देते। ऑप्शन 2 1 से दे देंगे और उसमें खेर लिख देते, लेकिन ध्यान से करना खरे है इनके। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी को शासकीय
प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने के संबंध में है। जो अनुच्छेद है 345 है, इसमें क्या है कि राज्यों की राजभाषा का प्रावधान है। राज्यों की राजभाषा मतलब राज्यों को हमारे कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसमें राज्यों को हमारे जैसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, का श्रेणी, खा और गा श्रेणी। तो का एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कि कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 3 में, का, खा और गा। तो का वर्ग के अंतर्गत जो हमारे हिंदी भाषी आते हैं राज्य, जो जिनकी राजभाषा हिंदी है, उनको पत्र व्यवहार हिंदी में ही होगा। और जो खा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनका पत्र व्यवहार हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और जो गा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनका पत्र व्यवहार या उनके कार्य जो भी हैं वो इंग्लिश में ही होंगे। इस तरह से ये अनुच्छेद 345 के अंतर्गत आते हैं राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के लिए। संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्यों के मध्य तथा राज्य तथा संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी। 2 राज्यों के मध्य, संघ या राज्य के मध्य संचार मतलब आपस में संपर्क की जो भाषा होगी वो क्या होगी, जो उस समय संघ की राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। इस उपबंध के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है, मान लो किसी जनसंख्या है उसका पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को, जो बोली जाते हैं ज़्यादातर लोग उस भाषा को बोलते हैं, तो बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति इसे निर्देश दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 347 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार क्या है कि उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही किसमें होंगी, अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348 के अनुसार कि ये सारे अनुच्छेद एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखना कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। आगे देखते हैं। संविधान के राजभाषागत अनुच्छेदों के प्रथम संशोधन में 350 क और 350 ख जोड़े गए। 350 क और 350 ख जोड़े गए। 350 में क्या दे रखा है, 350 में दे रखा है जो 350 खा है। पहले 350 का देख लेते हैं। 350 का में दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 350 का के अनुसार प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा किस स्तर पर है, प्राथमिक स्तर में, अनुच्छेद 350 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 350 ख में जो 350 खा है, इसमें क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है।
क्या कि जो भाषा ये अल्पसंख्यक है, इसका एक ये होता है कि जैसे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भारत में कार्यालय की एक स्थापना की गई है कि उसमें एक इन्होंने आयुक्त रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो अपने अल्पसंख्यक लोग हैं उनके विकास के लिए उससे संबंधित राष्ट्रपति को सारी जानकारी वहाँ से वो देते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अपने राज्य का, ये अपने राज्य में जो अल्पसंख्यक है वर्ग या नहीं है, इसके लिए राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे अल्पसंख्यक समझते हैं किसे नहीं, कि अल्पसंख्यक समूह कौन सा है या नहीं है, ये अपने अपने राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। राजभाषा के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी का कर्तव्य है कि वो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें, कि अल्पसंख्यक के लिए जो सही है उन उपायों के लिए सभी विषयों की मतलब अन्वेषण करके जानकारी करके उसके बारे में वो राष्ट्रपति को बताए कि क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उपबंध है। हिंदी भाषा के विकास के लिए किस में है? अनुच्छेद 351 में है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक मुंशी अय्यर फार्मूला के नाम से विख्यात है। संविधान का भाग कौन सा? 17 और अनुच्छेद 343 से 51 तक मुंशी अय्यर फार्मूला के नाम से विख्यात है। अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए फ्रैंक एंथनी ने निजी बिल प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया। भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। जिस टाइम संविधान था, उस टाइम संविधान बना था, उस टाइम जो भाषाएं थी हमारे संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, उनमें से हिंदी भी थी। संविधान के 21वें संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को अष्टम अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया। जो सिंधी भाषा है संविधान के 21वें संशोधन द्वारा अष्टम सूची में रखी गई। संविधान के 71वें संशोधन द्वारा जो 1992 में हुआ था, ये अष्टम सूची में रखी गई भाषाएं वो थी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को संविधान को मान्यता प्राप्त सम्मिलित किया गया। अष्टम अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी। संविधान के 92वें संशोधन, फिर संशोधन हुआ संविधान का 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली ये 4 भाषा जोड़ी गई 2003 में। कौन कौन सी? मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब अष्टम अनुसूची में हमारी कितनी भाषाएं हो गई हैं? अब हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं। अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पहली भाषा है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी, ये हमारी 22 भाषाएं हो गई। एग्जाम में ये भाषा दे देते हैं, इनमें से कौन सी भाषा हमारी अष्टम अनुसूची में नहीं है। तो ज़्यादातर हम में जो पूछे जाते हैं ऑप्शन में दिए हुए होते हैं, उसमें अंग्रेजी और भोजपुरी देते हैं, तो ध्यान रखना वो हमारी अष्टम अनुसूची में नहीं है। संविधान के 58वें संशोधन अधिनियम 1987 ईस्वी द्वारा संविधान के हिंदी रूपांतर को वैधानिक मान्यता मिली। राजभाषा अधिनियम 1963 से संबंधित विधेयक
13 अप्रैल 1963 को लोकसभा तथा 3 मई 1963 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और क्रमशः 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को पारित हुआ। तो ये पारित कब हुआ? 7 मई 1963 को पारित हुआ, जो हमारा राजभाषा अधिनियम है। राजभाषा नियम ये 1976, राजभाषा अधिनियम ध्यान रखना इसमें, ये राजभाषा अधिनियम है 1963 में पारित हुआ और राजभाषा नियम 1976 है। तो राजभाषा नियम के अनुसार क्या है कि देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालय को का, खा, गा नामक 3 वर्गों में रखा गया। कितने वर्गों में रखा गया? 3 वर्गों में। तो का वर्ग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ये हमारे का वर्ग में रखे गए थे। अब लद्दाख और हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, क्योंकि इनकी भाषा भी हिंदी भाषा है। खा वर्ग के अंतर्गत जो रखे गए थे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप आदि राज्य सम्मिलित थे। गा वर्ग के क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र द्रविड़ भाषी राज्य सम्मिलित हैं, जो गा वर्ग में है। हमारे जो हैं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और जो हमारे राज्य कितने हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अब हमारे 9 हो गए हैं और राज्य 28 हैं। कितने हैं राज्य हमारे? 28 हैं। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी के पत्रों उत्तर हिंदी में ही देना होगा। ये किसके लिए है? का वर्ग का। जो का वर्ग में आते हैं उनके लिए जो पत्र हिंदी में आया उसका उत्तर हिंदी में ही देना होगा। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदन या अपील के आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में है तो उसका पत्र का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। अगर वो इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश में दिया जाएगा। खा वर्ग के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार गा वर्ग में, तो गा वर्ग के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को, जो केंद्रीय सरकारी कार्यालय है उनको पत्र आदि किसमें? अंग्रेजी भाषा में भेजे जाएंगे। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार का वर्ग क्षेत्र के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएंगे और यदि परिस्थिति बस अंग्रेजी में पत्र भेजना अवश्य हुआ कि अगर कोई परिस्थिति है और अंग्रेजी में पत्र भेजना है तो उसके साथ हिंदी का अनुवाद अवश्य भेजा जाएगा। राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। जो प्रधानमंत्री जी हैं इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया और केंद्रीय हिंदी समिति ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राजभारती नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? तो इस पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है राजभाषा विभाग नई दिल्ली से, इसका प्रकाशन हो रहा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये भारत सरकार ने सरकारी कामकाज का माध्यम हिंदी बनाने के लिए, जो सरकारी कामकाज है उसका माध्यम हिंदी बनाने के लिए हिंदी शिक्षण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत
केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कार्य कर रहा है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो काम कर रहा है। भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है। तो भारत की राजभाषा कौन कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 के भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी व अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने सारे अनुच्छेद देखे जो अपने अनुच्छेदों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस अनुच्छेद में क्या है। तो ये अनुच्छेद हमने देखे, क्योंकि अनुच्छेद हमारे 343 से 351 तक सारा विस्तार इसमें दे रखा है। 120 और 210 भी हमने पढ़ा, क्योंकि एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे। अनुच्छेद 120 में क्या है? अनुच्छेद 120 में है संसद में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है। विस्तार से हम पढ़ चुके हैं, एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। अनुच्छेद 210 में क्या है? राज्य विधानमंडलों में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में है राजभाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 345 में है राज्यों की राजभाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 346 में है संपर्क भाषा का प्रावधान। और अनुच्छेद 347 में है मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान। और अनुच्छेद 348 में है कि भाषा का प्रावधान। और अनुच्छेद 349 में है भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 350 में है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश का प्रावधान। तो ये हमारे अनुच्छेद हो गए सारे, अनुच्छेद 110, 210 और 343 से 351 तक। ठीक है, और ये एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं कि किस संविधान के संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इन्हें भी देख लेना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब लास्ट में बस कि एक हमारा ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। वो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, क्योंकि राष्ट्रीय दिवस 24 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और 14 सितंबर से 21 सितंबर तक हमारा राजभाषा सप्ताह रहता है। राजभाषा सप्ताह का समय क्या है? वो है हमारा 14 सितंबर से 21 सितंबर तक, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये आज हमने राजभाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में देखा कि क्या है हमारी जो हिंदी है इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, राजभाषा, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो ये आज हमने सब कुछ इसमें कंप्लीट करा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।